हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये हमारा नया कोर्स है। इसमें हम लोग देखेंगे टॉप 1000 एमसीक्यू पॉलिटी के। ठीक है, तो ये मैराथन सीरीज रहेगी हमारी, जिसमें हम लोग एक वीडियो में 20 से 25 क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो सीरीज है ये सप्ताह में 2 दिन आएगी। एक आपको इसका वीडियो मिलेगा थर्सडे या वेडनेसडे में, और एक मिलेगा संडे में, अर्थात इसका पहला वीडियो कल आ रहा है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें मैं जो टॉपिक पढ़ा चुका हूँ पहले ही लक्ष्मीकांत से, उसके क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन के अंतर्गत है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो ऑप्शन है ऐसे: भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी। तो 1861 के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं था। इसमें पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई थी, और ये भारत में मंत्रिमंडलीय जो सरकार है उसकी नींव डालने वाला अधिनियम था। तो ये इसके मुख्य बिंदु थे। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, और इसमें बजट प्रस्तुत करने और बजट पे बहस करने की शक्ति प्राप्त थी, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति नहीं प्राप्त थी। पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त हुई थी 1909 से। और 1909 का जो मुख्य बिंदु था वो ये था कि इसमें मुस्लिम पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। और भारत शासन अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसमें स्थानीय स्वशासन इत्यादि की बातें की गई थी। और इसमें जो है कि प्रांत में जो द्वैध शासन है वो व्यवस्था की गई थी, और केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की गई थी। तो इसका आंसर होगा बी, भारत परिषद अधिनियम 1892, अर्थात बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है: निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो इसके अंतर्गत पहला ऑप्शन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर तीसरा है चार्टर एक्ट 1813, और चौथा है चार्टर एक्ट 1833। तो देखिए, जो चार्टर एक्ट 1813 था उसके तहत जो व्यापार पर एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चीन और चाय के साथ जो व्यापार का एकाधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा था, और 1833 के माध्यम से उसको भी समाप्त कर दिया गया था। और 1833 के माध्यम से केंद्रीकरण पर बल दिया गया था, अर्थात जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के वायसराय जो थे, उनकी गवर्नर जो थे, उनकी जो विधायी शक्तियाँ थी वो छीन ली गई थी, और ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दी गई थी। ठीक है, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल भी इस अधिनियम के तहत कहा गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही ये व्यवस्था की गई थी, क्योंकि 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसकी महत्वपूर्ण बातें थी कि ये द्वैध शासन की शुरुआत करने वाला अधिनियम था। तो इसका आंसर होगा ए, 1773। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। ठीक है, और 3 अन्य न्यायाधीश थे, उनके नाम आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो पहला है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, 1861 की बात कर चुके हैं, क्या क्या इसमें मुख्य बिंदु थे, संभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी इत्यादि इत्यादि। भारत सरकार अधिनियम 1909, ये भी हम लोग देख चुके हैं कि ये मॉर्ले मिंटो सुधार था। इसमें जो मुस्लिम पृथक निर्वाचन है उसकी व्यवस्था की गई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1919 में भी हम लोग देख चुके हैं कि कैसे द्वैध शासन प्रांतों में और
जो केंद्र के स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, और ये किसके तहत की गई थी व्यवस्था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935, 1937, 1946, 1947। अगर आप इसको ट्रिक से सॉल्व करें तो इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए कि कहा गया था कि भारत सरकार अधिनियम के तहत कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जाएगी, और वो आया था 1935 में। तो जब 1935 में अधिनियम ही आया है तो तुरंत तो स्थापना हो नहीं गई होगी, इसलिए 1-2 साल तो लगे ही होंगे। और अगर आप 46-47 देखें तो 10 साल 11 साल, ये ज़्यादा टाइम हो रहा है ना, तो इसलिए 1-2 साल में उसके बाद में बना होगा। अगर आप ऐसा सोचें, अपने मन से सोचें, तो ये इसका आंसर आप जान सकते हैं कि 1937 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1937 ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन की किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो 1909 के अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। देखिए 1909 के तहत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके सारे बिंदु आपको मुख्य बता दिए हैं पहले ही। भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, अर्थात प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किसके तहत की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तब भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। इसमें जो है कि 2 राज्यों में सत्ता हस्तांतरित होगी, एक पाकिस्तान एक भारत, ऐसा कहा गया था। और जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, और जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको समाप्त करके प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई थी 1935 के तहत। तो इसका आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो पहला है ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो ये अभी मैंने आपको बताया है, आप सोचिए 5 सेकंड का टाइम है, तुरंत ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो हाँ, इसका आंसर होगा ए, भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1961 का एक्ट, 1917 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1915 का एक्ट। तो ये 2 ऑप्शन ऐसे ही हैं, 1961 1915 में ऐसा कोई एक्ट ही नहीं आया, और 1917 में भी अगर आप देखें तो कोई ऐसा एक्ट नहीं आया जो इम्पोर्टेंट हो। तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा 1919। ये आपके कुछ कॉमन सेंस है, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1945। तो अगर ये आप देखेंगे तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे राष्ट्रपति को अगर ना लें तो आप गवर्नर जनरल या वायसराय को ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं थी, और 1909 में तो जानते हैं मुस्लिम पृथक निर्वाचन की बात ही मेन थी, और कुछ तो था ही नहीं इसमें ज़्यादा। और भारत सरकार अधिनियम 1947 में भी कोई ऐसी बात नहीं थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ही इसका आंसर होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ट्रिक से सॉल्व करें तो ऐसा कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया था ना कि जो स्रोत हैं जहाँ से हमारे संविधान में मुख्य मुख्य बातें ली गई हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इनके संविधानों से, तो उसमें एक ये भी था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भी बहुत चीज़ें ली गई थी। तो अगर आप उसको ध्यान दें तो आप ईजिली, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के गैस वर्क भी करें, लेकिन ये कैलकुलेटेड गैस इसे कहते हैं, तो इसका आंसर बी आपको पता हो जाना चाहिए था, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? पहला चार्टर एक्ट 1833, दूसरा चार्टर एक्ट 1853, तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और उसके बाद में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका सीधे सीधे जवाब है चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो आप जब देखेंगे चार्टर एक्ट 1833 को तो उसमें कुछ ऐसी बातें कही गई थी जिससे
कि जो देश का प्रशासन है उसमें कुछ हिस्सा भारतीयों के लिए भी आया, उनके हिस्से में भी आया। ठीक है, तो अगर आप चार्टर एक्ट 1833 देखेंगे तो उसमें कहा गया था कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद या कार्यालय या रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर देखें तो फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया और इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरीके से देखें तो इससे कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन कुछ हिस्सा लेना संभव जिस अधिनियम ने बनाया वो चार्टर एक्ट 1833 ही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? पहला, मार्ले मिंटो सुधार 1909, दूसरा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, तीसरा भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस पर अगर ध्यान दें, अगर एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो 1947 तो ऐसी कोई बात ही नहीं कही गई थी, तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, और मार्ले मिंटो सुधार में भी शक्तियों के विभाजन की बात नहीं कही गई थी, तो ये भी हम लोग काट सकते हैं। अब शक्तियों का विभाजन होगा कैसे? शक्तियों का विभाजन होगा सूचियों के आधार पे कि आप जो संघ सूची है उस पर केवल केंद्र बना सकता है कानून, राज्य सूची है उस पर केवल राज्य बना सकता है, समवर्ती सूची है उस पर दो दो बना सकते हैं और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी जाएंगी। तो इस तरीके से शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो वो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका तो आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। फिर से रिपीट क्वेश्चन है, आप इसको बताइए। ऑप्शन है ऐसे, 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हाँ, आप सही सोच रहे हैं बिल्कुल, इसका आंसर होगा सी, 1935 के अधिनियम के द्वारा, क्योंकि राज्य में द्वैध शासन आया था 1919 के अधिनियम के द्वारा और केंद्र में द्वैध शासन आया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। और इसमें एक संघीय व्यवस्था की बात कही गई थी, जबकि जो संघ बनना था वो ब्रिटिश जो भारत था उसके प्रांतों से साथ ही साथ जो देसी रियासतें थे उनके को मिलाकर एक संघ बनना था, जो कि अस्तित्व में नहीं आ सका, लेकिन ऐसी बात कही गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा 1935 के अधिनियम के द्वारा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो रिपीट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ की बात मैंने आपसे पहले ही कही है, संघीय व्यवस्था मतलब, तो वो इसका आंसर होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो इसमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आप जो है होमवर्क आपके लिए ये है कि आप अगस्त प्रस्ताव 1940 और कैबिनेट मिशन 1946 पढ़िएगा, और फिर मैं जब हिस्ट्री शुरू करूँगा तब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा भी और शॉर्ट में पढ़ाऊँगा। तो लेकिन तब तक के लिए आप इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कोई भी एग्ज़ाम है तो इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें भी राष्ट्रीय आंदोलन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को जहाँ भी समय मिले तुरंत देख लीजिए, लूसेंट में देख लीजिए, अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा में देख लीजिए, या जो एनसीईआरटी मैंने आपको बताई थी पुरानी वाली उसमें देख लीजिए, किसी में भी मिल जाएगा ये। तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? तो ये रिपीट क्वेश्चन है फिर से, इसमें आप इतना परेशान मत होइएगा कि एक ही क्वेश्चन को दो तीन तरीके से पूछा गया है, और ये जो स्लाइड बनाई है उसने ध्यान नहीं दिया और रिपीट कर दिया क्वेश्चन, तो इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये आपका रिवीजन ही हो रहा है। 3 बार मान लीजिए रिवीजन हो गया एक क्वेश्चन का। तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। मुझे बस बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं 2-3 बार इसको बता ही चुका हूँ। चलिए अगला देखते हैं।
1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको दी गई थी? अवशेष शक्तियां या अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को? तो उस समय जो सुप्रीम अथॉरिटी थी वो थी गवर्नर जनरल, तो इसलिए जो है उस समय अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को ही दे दी गई थी। लेकिन अगर हमारे संविधान की बात की जाए, भारतीय संविधान की बात की जाए, तो उसमें अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो संघ को प्राप्त हैं। और अभी एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन है, वो अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत ही आता है। अर्थात जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट संघ ने पारित किया है वो अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके ही पारित किया है। तो ये कोविड-19 के संदर्भ में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तो याद रखिएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट भारतीय संविधान में अवशिष्ट सूची में शामिल है। ठीक है, तो एक मैंने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला देखते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो अगर आप देखें तो ये भारत को स्वतंत्रता मिली, तो ये आपको पता ही होगा 1947 का अधिनियम था, तो बी को आप काट सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। भारत का विभाजन उल्लिखित था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, इसमें तो एक महासंघ की बात कही गई थी, तो ये भी गलत हो जाता है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, रियासतें तो 1947 तक नहीं समाप्त हुई थी, तो ये भी गलत है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत भी है। और इसके क्या क्या जो बातें हैं वो भारतीय संविधान में ली गई हैं, ये आप मुझको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, आप देखिएगा, आपको यूजफुल लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। पहला, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो अगर आपको मालूम हो कि बर्मा 1937 में भारत से अलग हुआ था, तब आप गैस करेंगे तो कौन सा गैस करेंगे? मैंने आपको बताया ना कि कोई एक्ट पारित होगा उसके 1-2 साल में इम्प्लीमेंटेशन उसका होता है। तो 1935 के तहत अगर पारित होगा ये कि बर्मा जो है वो भारत से अलग हो जाएगा, तो फिर 1-2 साल लग जाएंगे ना उसको, तो ये 1937 में हो पाएगा अलग। तो इसलिए अगर आप कैलकुलेटेड गैस करें, अगर आपको 1937 मालूम है तो आप ये सी मार्क कर देंगे, और ये सही भी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पे इसका जो आंसर है ये गलत दिया हुआ है, ये 1935 होगा। ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, इसका आंसर सी है। यहाँ पे मत ध्यान दीजिएगा, ये 1947 गलत है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 11, 9, 6 और 3। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं कि 6 में बना था। ठीक है, तो अगर हम इनके नाम देखें तो ऐसे थे, मद्रास में बना था, बम्बई में बना था, मध्य प्रांत में बना था, उड़ीसा में बना था, बिहार में बना था और संयुक्त प्रांत में बना था। इसके साथ साथ में इसने जो पश्चिमोत्तर भारत था जो हमारा, उसमें और असम में सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई थी। तो इस तरीके से देखें तो 8 हो जाता है, लेकिन अगर केवल कांग्रेस का देखें तो वो 6 हो जाता है। ठीक है, तो अगर पूरा पूछे कि कांग्रेस का मंत्रिमंडल किस में बना था, अगर गठबंधन को मिलाकर, तब तो 8 हो जाएगा, तब तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर पूछे कि उसने ही सिर्फ किस में बनाया था, कितने में बनाया था, तब 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी, 6 ही मानिए आप, गठबंधन वालों को मत मानिए। अगला क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? पहला, साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। तो इसका अगर आप देखेंगे तो इसमें पूछा क्या गया, पहले यह ध्यान देखिए। तो ये निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण की बात कही गई है। ठीक है, तो ये जो प्रस्ताव था वो सबसे पहले क्रिप्स मिशन के अंतर्गत रखा गया था, और क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में आया था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इन घटनाओं को क्रम में लगाइए, तो इसको चलिए एक तरीके से और देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। साइमन कमीशन कब आया? 1927। ठीक है,
भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942 और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन, इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर ये कैबिनेट मिशन की बात कर रहा है तो वो 1946 में आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्रम से भी लगा सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। अर्थात यहाँ पे बात की जा रही है, अगर जो चुन के प्रतिनिधि गया था संविधान सभा में, वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो इसका सिंपल सा आंसर है 10 लाख। 10 लाख पे एक व्यक्ति चुन के गया था और इसका जो चुनाव हुआ था वो हुआ था अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा और विधानसभाओं के जो सदस्य थे उनके द्वारा। तो ये 10 लाख व्यक्तियों पे एक सदस्य गया था। मान लीजिए 100 लाख जनसंख्या है, तब कितने प्रतिनिधि जाएंगे संविधान सभा में? 10 उस प्रांत से। ठीक है, सो इस लेक्चर में इतना ही था। 20 क्वेश्चन हमने बहुत ही डिटेल में देखे हैं और मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये जो है इनिशिएटिव आगे मैं बढ़ाता रहूँगा ऐसे ही। धन्यवाद।